देश के 4 बड़े स्टेट के रिजल्ट निकल कर आए और जो एग्जिट पोल में कह रहे थे कि बड़ी कांटे की टक्कर होगी, जैसे बड़े-बड़े हवाई प्लान करते हैं ना एग्जिट पोल वाले, वो सारे फेल हो गए हैं। क्योंकि 3 बड़े स्टेट राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एकदम क्लीन स्वीप कराए और तेलंगाना के अंदर कांग्रेस ने क्लियर मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार बनाई है। लेकिन एक बात देखिए आप कितनी इंपॉर्टेंट है, एग्जिट पोल में जो ऐसे गुणा गणित लगा के कुछ भी बताते रहते हैं सिर्फ टीआरपी बटोरने के लिए, मुझे लगता है अब उन्हें बंद ही कर देना चाहिए, ये बेटर रहेगा। अब एक एक करके स्टेट वाइज चलते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर क्यों बीजेपी जीती? देखो, सबसे बड़ा फैक्टर लोग ये बताते हैं कि फ्री बी स्कीम करा। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना स्कीम के तहत महिलाओं को कुछ पैसे देने की बात कही थी मंथली बेसिस पर, और वो स्कीम बड़ी पॉपुलर हुई। वैसे तो पीएम मोदी फ्री बीज को रेवड़ियां कहते हैं और उसके बड़े अगेंस्ट दिखाई देते हैं, लेकिन अब इनकी ही पार्टी इसी फ्री बी के जरिए सरकार बना रही है, तो ये उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो फ्री बी वाला कल्चर है, मेरे अगर आप पर्सपेक्टिव से देखें, बहुत डेंजरस है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को दिल्ली पंजाब की सरकार बनाने में या फिर कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाने में फ्री बी की जो स्कीम थी उससे बड़ा फायदा मिला है। लेकिन ये जो फ्री बीज बांटने का चक्कर में ना, ये सरकारें कई बारी फिस्कल डेफिसिट को ध्यान में नहीं रखती। स्टेट ज्यादा कर्जा ले लेकर इन फ्री बीज को स्पॉन्सर करते हैं और वो आगे चलकर अगर सारी पार्टियां यही करने लगी तो देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा डेंजर साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश में एक और ट्रेंड निकल कर आया। जब पीएम मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो लगातार वहां पर सरकार बनाते चले जा रहे थे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लिए कुछ वैसा ही कर रहे हैं, वो लगातार कई सारे टर्म से सरकार बना रहे हैं। पिछली बार वो हार गए थे, लेकिन सिंधिया इधर भाई एंटी इनकम्बेंसी उनके लिए इतना बड़ा फैक्टर अभी नहीं रहा है। एक दूसरी चीज जो कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती यहां पर निकल के आई है, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं बीजेपी की जीतने से ज्यादा कांग्रेस का हारना यहां पर देखना चाहिए लोगों को, क्योंकि जब 2018 में कांग्रेस जीती थी, बाद में इनकी सरकार गिरी और वो बीजेपी में शामिल हो गए। और अभी कमलनाथ जी की पॉपुलैरिटी पर राहुल गांधी जी ने बहुत भरोसा जताया था, मगर वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो पुराने लीडर हैं और उनकी पॉपुलैरिटी भी अब इस स्टेट में उतनी ज्यादा नहीं रही है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कांग्रेस के साथ में, वो लोगों की बात सुनने में इतना आजकल विश्वास नहीं रखते हैं। अगर 2018 में सिंधिया को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया होता तो इनकी सरकार भी 5 साल पूरी चलती और चांसेस भी होते कि दोबारा से इनकी सरकार इस बार बनती हुई दिख सकती थी। वैसे मध्य प्रदेश के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो, इनकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ कवर करते हुए हमने बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो पिछले 20-30 सालों से रहा है, वो ये है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। इसका नुकसान होता है क्योंकि एक सरकार आई, उसने कुछ पॉलिसीज बनाई, अगली सरकार आती है, वो अपनी पॉलिसी बनाने से पहले पुराने वालों को रिवर्स करती है, तो स्टेट अगर एक कदम आगे चलता है तो 2 कदम पीछे आ जाता है। लेकिन वही फिर से इस बार कंटिन्यू हुआ है। यहाँ पर एक बार फिर से, अभी कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार बन रही है। अच्छा देखिए, जो कांग्रेस ने गलती मध्य प्रदेश में करी, वैसी गलती बीजेपी भी यहाँ पर कर सकती थी, मगर उन्होंने नहीं दोहराई। जब 2018 के इलेक्शन हुए थे तो यहाँ पर एक नारा बड़ा पॉपुलर हुआ था, मोदी को बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, राजे तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। यानी वसुंधरा राजे जो उस टाइम पर यहाँ पर एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर थी बीजेपी की, उनसे लोग काफी नाराज थे और वो कहते कि पीएम मोदी के नाम पर वो वोट दे सकते हैं। तो इस बार बीजेपी ने वही करा, उन्होंने कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट लॉन्च ही नहीं करा, उन्होंने पीएम मोदी के नाम पर इलेक्शन लड़ा और लोगों ने भर भर के उन्हें वोट दिए और एक बार बहुत ही बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्हें यहाँ पर मिली है। यहाँ पर फिर से कांग्रेस की हार पर लोग फोकस करते हुए कहते हैं कि अभी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत थे, लेकिन सिर्फ उनकी वजह से 2018 में नहीं जीते थे, बल्कि सचिन पायलट का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन था। लेकिन जीतने के बाद सचिन पायलट को एक तरह से इग्नोर कर दिया गया, जैसे एमपी में सिंधिया को किया गया था। सिंधिया ने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन सचिन पायलट ने भी कुछ ऐसी कोशिश करी थी पिछले 5 साल के अंदर। एक बार वो किसी रिजॉर्ट में भी चले गए थे अपने सपोर्टिंग एमएलएस को लेकर, लेकिन वो सक्सीड नहीं कर पाए और उसके बाद से और ज्यादा उन्हें स्टेट में इग्नोर किया जाने लगा और कहीं ना कहीं एक इंटरनल रिफ्ट की वजह से कांग्रेस के ऊपर जो वोटर्स का ट्रस्ट था वो और ज्यादा कम होता चला गया और इसका भी बेनिफिट बीजेपी को क्लियरली मिला है। तीसरी बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहाँ पर भूपेश बघेल ने कांग्रेस को लिटरली अपने हाथों से खड़ा कराया। आज से कुछ 10-12 साल पहले एक बहुत बड़े नक्सल अटैक में कांग्रेस की ऑलमोस्ट सारी की सारी लीडरशिप की डेथ हो गई थी यहाँ पर, और उसके बाद से भूपेश बघेल ने इस पूरी पार्टी को लीड कराया, यहाँ पर एक ग्राउंड लेवल से पूरे कांग्रेस के इकोसिस्टम को खड़ा कराए और इवेंचुअली पिछली बार इन्होंने एक अच्छी खासी मेजॉरिटी से यहाँ पर सरकार भी बनाई थी। लेकिन इस बार जब इलेक्शन होने ही वाले थे उससे जस्ट पहले बहुत सारे करप्शन के स्कैंडल आए। आपने भी नाम सुना होगा महादेव बेटिंग ऐप का। उसका जो ओनर है उन्होंने सीधे सीधे भूपेश बघेल पर रिश्वत लेने और तमाम सारे आरोप लगाते हुए एक वीडियो तक जारी किया था दुबई से बैठकर। छत्तीसगढ़ चुनाव में भूचाल लाने वाली खबर है। महादेव ऐप के प्रमोटर ने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं और वो स्कैम इतना बड़ा ब्लॉट साबित हुआ क्योंकि इलेक्शन से एकदम जस्ट पहले वो निकल के आया था। उसकी वजह से भूपेश बघेल की सरकार पर लोगों का ट्रस्ट काफी कम होता चला गया। उसके अलावा और भी मिसमैनेजमेंट है, जैसे कि छत्तीसगढ़ के अंदर आप सुनते रहते होंगे नक्सल अटैक होता है हमारी फोर्सेस पर, लोकल लेवल पर जो क्राइम
क्राइम बढ़ता जा रहा है उसको मैनेज ना कर पाना, ये सब भी रीजन रहे जिसकी वजह से भूपेश बघेल भी इस बार हार गए और यहाँ पर भी बीजेपी एक क्लियर मेजोरिटी के साथ जीत कर आई है। ये जो 3 मेजर स्टेट के इलेक्शन थे, यहाँ पर 2-3 चीजें बहुत ज्यादा टेस्ट की जा रही थी पहली बार। सबसे पहली बात तो जो INDIA ब्लॉक जो बना है, जो सारे ऑपोजिशन पार्टीज का एक ग्रुप बना है, उसको एक बार टेस्ट किया जा रहा था। लोग कह रहे थे कि ये पहला इलेक्शन होगा जहां पर ये दिखाई देगा कि क्या ऑपोजिशन की तरफ लोगों की लहर जा रही है। तो ये क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि नहीं भाई, ऑपोजिशन की तरफ अभी भी लोगों का बिल्कुल रुझान नहीं दिखाई दे रहा है, एटलीस्ट इन 3 स्टेट के इलेक्शन। इसके अलावा यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम की बहुत बात चल रही थी। मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आने वाला हूं कि ओल्ड वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम की क्या बात है और क्या कितना बेनिफिशियल है, नुकसानदायक है। लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे कई स्टेट्स जो कांग्रेस रूल्ड थे, इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लाने की बात कर दी थी और लागू भी कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि इसका इतना असर इलेक्शन में पड़ नहीं रहा है लोगों के ऊपर, क्योंकि लोगों ने इस स्कीम को बिल्कुल खारिज कर दिया है। दूसरी बात कास्ट सेंसस को लेकर हुई थी। कास्ट सेंसस को लेकर बिहार में बहुत पॉलिटिक्स हुई थी और ये कहा जा रहा था कि जो ओबीसी वोट है उसको बीजेपी से दूर कर देगी ये कास्ट सेंसस की जो पूरी बातचीत है। लेकिन इस इलेक्शन के बाद ये और साबित हो गया है कि जैसा पिछले 10-15 सालों में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो ओबीसी का सारा वोट है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इस इलेक्शन में उसमें और डबल ट्रिपल स्पीड से काम हुआ है और ज्यादातर ओबीसीज ने बीजेपी को ही वोट करा। यानी कि कास्ट सेंसस का भी जो मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला था 24 के इलेक्शन में, वो भी लगता है कि इतना कारगर नहीं साबित होने वाला है ऑपोजिशन पार्टीज के लिए। तो इन्हें अब कोई नया मुद्दा ढूंढना होगा और मुझे ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन पार्टीज ने नया मुद्दा ढूंढ लिया है, क्योंकि इस इलेक्शन के बाद मैंने ट्विटर पर एक बड़ा डेंजरस सा ट्रेंड नोटिस करा। मैं आपको दिखाता हूं, एकदम सिमिलर से ग्राफिक्स और सेम तरह के टोन वाले ये ट्वीट आप पढ़िए। यहां पर ये लोग बात कर रहे हैं कि नॉर्थ वर्सेस साउथ की जो पॉलिटिक्स है उसमें कितना डिफरेंस है। ये कहते हैं कि साउथ इंडिया में ज्यादातर बीजेपी हार जाती है और ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं, जो काउ बेल्ट वाले लोग हैं, जो कम एजुकेटेड हैं, कम पढ़े लिखे हैं, यही लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ये लोग गरीब हैं, इनके यहाँ पैसे नहीं है, ये हमारे यहाँ आकर काम करते हैं। इस तरह के लोग बातें लिख रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग मोहब्बत की दुकान, अगेंस्ट हेट पॉलिटिक्स या भारत जोड़ो जैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो अगले ही स्टेटमेंट में एक इलेक्शन हारने के बाद इस तरह की बातें, इस तरह की डिविजिव बातें क्यों कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अचानक से सारे लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम ये लिखेंगे। ये देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ पार्टीज ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि शायद हम हारने वाले हैं। तो ये एक कैंपेन का पार्ट लगता है। ग्राफिक्स भी बड़े सिमिलर हैं, ट्वीट की लैंग्वेज भी बड़ी सिमिलर है और कुछ 2-4 घंटे के अंदर अंदर सारे के सारे ट्वीट आए बड़े बड़े हैंडल से। तो ये देखकर मुझे लगता है कि शायद 2024 के लिए ये ओल्ड पेंशन स्कीम या कास्ट सेंसस के मुद्दे जब फेल होते हुए दिख रहे हैं, तो ये नया मुद्दा नॉर्थ वर्सेस साउथ की डिवाइड करने वाली पॉलिटिक्स पर होगा और ये बहुत डेंजरस बात है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, किसी भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करें, लेकिन भारत के अंदर इस तरह के डिविजिव बात करने वाले लोगों को आप कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते। और ये जो नॉर्थ वर्सेस साउथ की पूरी डिबेट है, इसको भी मैं थोड़ा सा पंक्चर करना चाहता हूं। यहां पर कहने का मतलब क्या है कि बीजेपी साउथ इंडिया में नहीं जीतती और उसमें कुछ ये मैप दिखाया जा रहा है कि देखिए किसी भी स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है। लेकिन एक इसके साथ मैं आपको और मैप दिखाता हूं, 2019 के जनरल इलेक्शन का मैप। यहाँ पर बीजेपी और उसकी अलायंस जो एनडीए है, उनको कहां पर वोट मिले का एक मैप आपको दिखता है। तो इन दोनों मैप के एनालिसिस से समझ में आता है कि जैसा देश के किसी भी हिस्से में होता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट में किसी और को वोट कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी और को वोट कर रहे हैं। और ज्यादातर लोग जो नॉर्थ वर्सेस साउथ की बात आज कर रहे हैं वो तेलंगाना के इलेक्शन के रिजल्ट के बेसिस पर कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस को क्लियर जीत मिली है। लेकिन दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी है? वो तो वहीं की एक लोकल पार्टी है ना, टीआरएस, जिसे अब बीआरएस कहते हैं। तो यहां पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी को हरा के कांग्रेस आई है। इनफैक्ट अगर आप बीजेपी की परफॉर्मेंस को कंपेयर करें, पिछले इलेक्शन में इनकी 1 सीट आई थी, इस बार इनकी 8 सीट आई है। मतलब जितना कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है, उतनी ही तेजी से बीजेपी का भी वोट शेयर यहां पर बढ़ा है। तो यहां पर भी ऐसा नहीं दिखता कि सदर्न भारत के लोगों ने बीजेपी को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट तेलंगाना के अंदर एक इतनी इंटरेस्टिंग सीट निकल के आई जहां पर के वेंकट रमन्ना रेड्डी, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने जीत दर्ज करी। इनकी जीत इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस सीट से बीआरएस की तरफ से उनके एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस की तरफ से उनके सीएम कैंडिडेट खड़े थे और इन दोनों को ही हरा के बीजेपी के वेंकट रमन्ना रेड्डी ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा जब 5 साल पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, तो अभी एक इलेक्शन हार जाने के बाद अचानक से नॉर्थ वर्सेस साउथ की डिबेट ले आना, ये मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है ऑनेस्टली। लेकिन ये नॉर्थ वर्सेस साउथ की जो पॉलिटिक्स है वो काफी टाइम से चल रही है। राहुल गांधी भी पहले अमेठी से चुनाव लड़ते थे, अब वो वायनाड चले गए, केरल की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और ये नॉर्थ वर्सेस साउथ की डिबेट लगातार तूल पकड़ रही है। मुझे लगता है 24 के इलेक्शन में ये बहुत बड़ा इशू बनेगी। लेकिन इस पूरे इलेक्शन से एक बात बड़ी क्लियर निकल के आई है, जो सूडो यात्रास की जाती हैं या फिर जो व्लॉगिंग चैनल खोले जाते हैं पॉलिटिशियंस के द्वारा, शायद वो इतने इफेक्टिव नहीं है कोई चुनाव जीतने के लिए। ग्राउंड लेवल पर काम करना और वहां पर लीडरशिप को तैयार करना बहुत क्रूशियल साबित होता हुआ दिखता है।
इसके अलावा अगर आप तेलंगाना की बात करें कि वहां पर क्या हुआ, तो वहां पर जो बीआरएस या पहले जिसे टीआरएस बोलते थे, ये जो पार्टी की सरकार थी, इन्होंने काफी काम करा है। हैदराबाद इनफैक्ट अभी आप देखेंगे तो बेंगलोर से ज्यादा डेवलप्ड होता हुआ दिखाई देता है, एक आईटी हब बन रहा है और काफी डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के लीडर्स के जो मैं इंटरव्यू सुनता हूँ, पॉडकास्ट सुनता हूँ, स्टेटमेंट सुनता हूँ, वो बहुत एरोगेंट साउंड करते हैं। इनफैक्ट इनके लीडर्स ने ट्वीट भी कर दिया था एक दिन पहले कि हैट्रिक लगने वाली है, फिर से हम इलेक्शन जीतने वाले हैं। और इस तरह की जो एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्हें ले डूबा। और अब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन रही है ना, आई होप जिस स्पीड से हैदराबाद और बाकी एरियाज में डेवलपमेंट हो रहा था, वो इसी स्पीड से कंटिन्यू करता रहे। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मिजोरम के रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जब आप देख रहे होंगे तब तक शायद आ चुके होंगे। तो कमेंट में उसका रिजल्ट बताना और उसके बारे में डिस्कशन हम कमेंट में कंटिन्यू कर सकते हैं। ये काफी एक क्विक वीडियो था, मुझे लगा इलेक्शन के बारे में जो थॉट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दूं। बाकी हम बहुत डिटेल डीप वीडियोस बनाते हैं, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस अहेड। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।